हेलो दोस्तों, नमस्कार। संबल एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग जो मैपिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं इसके बारे में समझते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपसे मैपिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं मैपिंग से जुड़े हुए होते हैं। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब में चैनल हैं, ऐसा नहीं है कि मैपिंग नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की कमी है या एमपीपीएससी को फोकस वहाँ नहीं किया गया है या एग्ज़ाम को कम में ध्यान रखा गया है। तो हम लोग ये ज़रूर ध्यान रखेंगे यहाँ कि जो भी क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में या अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएं वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो हम लोग की जो पढ़ने की स्ट्रेटजी रहेगी और जो उसका महत्व रहेगा उसको आप समझ सकते हैं। पीएससी में जैसे टेलीग्राफ का पठार आपसे पूछा गया जो प्रीवियस एग्जाम में हुआ, फिर उसके बाद आपका इस बार ब्लू रेंज पूछी गई है। तो इस प्रकार के पूरे जो माउंटेन है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो मैपिंग की क्लास है वो ज्योग्राफी के से अलग पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी से अलग करके उसको पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमको चार्ट या डायग्राम या मैप के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। जैसे आप सपोज दैट समझिए, अगर आप पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ है कि जैसे दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में इतने देश हैं और इसके ऐसे ये विषुवत रेखा में है और ये मकर रेखा में है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैप के थ्रू आप उसको देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से उनकी अवस्थिति है, किसकी राजधानी क्या है, फिर उसके बाद उसकी अवस्थिति और देशों की सीमा क्या है, साथ ही किस देश की सीमा में कौन सी जो झील है या तालाब है, या उसके बाद आप बता सकते हैं कौन सा माउंटेन है, तो ये कहीं ना कहीं एक इमेज फॉर्म में आपके दिमाग में वह इंफॉर्मेशन बैठ जाती है। साथ ही जब हम सेंटेंस फॉर्मिंग करते हैं तो सेंटेंस फॉर्मिंग में क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है, क्योंकि वह डायग्राम, चित्र और जो मैप होते हैं उनको ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। इसलिए अगर डायग्राम के माध्यम से या मैप के माध्यम से अगर कोई भी चीज़ स्टडी करेंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहने का रहेगा। तो आपको दो काम करना है। पहला कि आपको अपने साथ एक मैप रखना है और दूसरा आउटलाइन मैप रखना है। और जो मैं कीवर्ड बोलूँगा यहाँ वो कीवर्ड को आपको नोट डाउन करना है। साथ ही कुछ चीज़ें मैं हर चीज़ें यहाँ नहीं लिख पाऊँगा तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ एडिशनल वहाँ ऐड करना है। साथ ही जो करंट इवेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन आया कि अर्जेंटीना में ऐसी चीज़ें घट रही हैं, ब्राज़ील में जैसा पृथ्वी सम्मेलन पढ़ते तो रियो डी जेनेरो में 1992 में सम्मेलन होता है, तो 1992 का जो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन है रियो डी जेनेरो के सामने आप वहाँ करंट इवेंट्स में लिख सकते हैं। फिर कॉप जो 26 हुई तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन से जुड़ी हुई है, तो उसको आप यहाँ से जोड़ के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो मैपिंग की क्लास में आपको मज़ा आ जाएगा। साथ ही जो मैपिंग की क्लास है वो कोई क्लास नहीं है, एक ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग पर्यटन में निकल रहे हैं कि हम लोग साउथ अमेरिका जाएंगे और साउथ अमेरिका में पर्यटन की दृष्टि से घूमने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे एक हम लोग एक जागरूक इंसान या जागरूक मानव की तरह क्या होता है, कहीं जाते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ सीखते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से जागरूक व्यक्ति की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, दक्षिण अमेरिका के बारे में अपनी जागरूकता और नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और साथ ही हमें जानकारी भी प्राप्त हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने से पहले जो साउथ अमेरिका है उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इसकी खोज कब होती है। तो आप जानते हैं 1492 में, है ना, 1492 में यहाँ अमेरिको जो यहाँ आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना, क्रिस्टोफर जो कोलंबस व्यक्ति आते हैं ये सबसे पहले दक्षिण अमेरिका की खोज करते हैं, या अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो इसका अमेरिका नाम रखा गया है, जो ये अमेरिका नाम रखा गया है, तो इस नाम के पीछे एक लॉजिक दिया जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ था कि एक अमेरिगो वेस्पुक्की नाम के जो विद्वान थे, वो क्या हुआ कि नेविगेटर थे, वो यहाँ आते हैं। तो अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुक्की, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुक्की को भी आपको, अमेरिगो वेस्पुक्की जो हैं इनका भी नाम याद रखना है। तो अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो उसका नामिनेशन किया जाता है।
और साथ ही जो क्रिस्टोफर कोलंबस है 1492 में, ये क्रिस्टोफर कोलंबस ही दक्षिण अमेरिका की खोज करते हैं। जब ये क्रिस्टोफर कोलंबस दक्षिण अमेरिका में आते हैं यहाँ, तो ये देखते हैं कि यहाँ पहले से ही क्या है, मानव का विकास हो चुका था। तो यहाँ मूल जो निवासी यहाँ के रहते हैं वो रेड इंडियन यहाँ पहले रहते हैं। इसीलिए जब क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं तो वो यहाँ जो सबसे पहले व्यक्तियों को देखते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं रेड इंडियन। ठीक है, ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे दो चीज़ें, क्या रेड इंडियन यहाँ क्या होते हैं, पहले से ही उपस्थित होते हैं। और बाद में ही जब ब्रिटिशर्स या जो नवीन जो संसार की खोज होने के बाद, इसीलिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया बोला जाता है, क्योंकि ये क्या हुआ था कि 1492 से पहले इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। साथ ही इसमें क्या होता है कि विषुवत रेखा मध्य से गुजरती है, इसलिए पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है ना, और तो पक्षियों को जो महाद्वीप कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, किस महाद्वीप को, पक्षियों का महाद्वीप। इसी प्रकार से जो दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को ब्लैक मतलब महाद्वीप कहा जाता है, या काला जो महाद्वीप है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं फिजिकल मैप में, आप देख लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे जो फिजिकल मैप है आप देखिए, यहाँ हम लोग जो पैटर्न की अपनी शुरुआत होती है, तो सबसे पहले चाहते हैं कि सागर से स्टार्ट करते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों का एक बार हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और तटीय क्षेत्र, क्योंकि कोलंबस भी कहीं ना कहीं आए थे तो वो समुद्र से होकर के आए थे, तो उन्होंने भी स्थल खंड में अंदर घुसने से पहले उन्होंने क्या किया था, जो तटीय क्षेत्र थे इनको घूमने का प्रयास किया। फिर बाद में आप डार्विन महोदय के बारे में सुने होंगे कि जो डार्विन महोदय हैं अपना बीगल जहाज लेते हैं, और वो बीगल जहाज से घूमते हुए क्या करते हैं कि घूमते हुए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ गालापेगोस द्वीप आते हैं और यहीं अपना क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसीलिए क्या होता है, जो गालापेगोस की जो जैव विविधता होती है, वहीं अपने ये नेचुरल जो सिलेक्शन का जो विकास क्रम का सिद्धांत होता है, वो गालापेगोस द्वीप पे ही रहते हुए वो अध्ययन करते हैं और यहाँ के जैव विविधता के बारे में बताते हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी होगी। तो आइए हम लोग फिजिकल मैप में पहले क्या करते हैं, तटीय क्षेत्रों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं या घूमने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ में, किसके, दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ से डेरेनियन की, जो डेरेनियन की खाड़ी है, बे ऑफ डेरेनियन, जो डेरेनियन की खाड़ी है ये कैस्पियन सी के अंदर आती है। तो सबसे जो बड़ा क्षेत्र यहाँ होगा वह होगा उत्तरी अटलांटिक सी, और उससे छोटा यहाँ कैस्पियन सागर हो जाएगा, और खाड़ी डेरेनियन की। खाड़ी का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो खाड़ी होती है ये स्थल खंड का वह भाग, मतलब जल क्षेत्र का वह भाग जो स्थल से तीन ओर से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये तीन ओर से जो डेरेनियन की खाड़ी है वो घिर रही है, किससे, स्थल खंड से। इसलिए पहला जो इंफॉर्मेशन यहाँ किसका ध्यान रखेंगे, डेरेनियन की खाड़ी। डेरेनियन की खाड़ी से आगे घूमते हुए कैरेबियन सी, उत्तरी अटलांटिक से अमेजन के मुहाने में जाएंगे। यहाँ आपको क्या करेंगे, जो कछुए होते हैं, जो टाइटल होता है, तो कछुए के यहाँ क्या प्रजनन केंद्र आप देखेंगे। साथ ही अमेजन के जो ये तटीय क्षेत्र है, इससे आप ब्राजील के तटीय क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे तो रियो डी ला प्लाटा की आपको यहाँ क्या मिलेगी, खाड़ी मिलेगी। फिर रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी से बाहिया ब्लांका की आप खाड़ी पहुँचेंगे। फिर बाहिया ब्लांका की खाड़ी से बालदेव प्रायद्वीप जाएंगे। बालदेव प्रायद्वीप में अगर आप यहाँ रुक रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। तो अगर पूछा जाए दक्षिण जो अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला भाग या निचली भूभाग कौन सा है, तो कौन सा है, बालदेव प्रायद्वीप। तो बालदेव जो प्रायद्वीप है सबसे निचले स्थान पर आप इस समय दक्षिण अमेरिका के खड़े हैं। इसके बाद यहाँ ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं रुकेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते ही हम लोग क्या देखेंगे, जॉर्ज जो जिसकी सॉन जॉर्ज की खाड़ी है, सॉन जॉर्ज की खाड़ी से ही हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक द्वीप आपको दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फाकलैंड का द्वीप। आपने सुना होगा फाकलैंड की ठंडी जलधारा। तो फाकलैंड की जो ठंडी जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका के इस साइड बहती है, मतलब पूर्व साइड में बहती है। तो फाकलैंड की यहाँ ठंडी जलधारा बहती है, किसके नाम पर, फाकलैंड द्वीप के आधार पर, जिस पर यूके का अधिकार है, जिस पर क्या है कि ब्रिटेन का क्या है, यूके पर अधिकार है। फाकलैंड पर यूके का अधिकार है। यहाँ पर जो जलधारा चलती है उसकी नाम क्या है, फाकलैंड की ठंडी जलधारा। साथ ही इससे जैसे ही हम लोग इधर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एक जलसंधि दिखाई देगी। आप अपना मैप जरूर देखते चलेंगे, अपने मैप में लोकेशन को नोटिस करेंगे। साथ ही उसको अगर किसी को गिफ्ट नहीं देना है, मतलब कि हो सकता है कि आपसे ज़्यादा किसी के सिलेक्शन ज़्यादा जरूरी हो तो आप उसको गिफ्ट देना चाहें,
तो अगर आप गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं तो उस पर क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ मार्क कर रहे हैं, जैसे ये बालदेव प्रायदीप में राउंड कर दिए, यहाँ पेन चलाए, तो ऐसे आप भी उसको क्या करेंगे, पूरा रंग बिरंगा कर देंगे और बहुत कलर के पेन यूज़ करेंगे। साथ ही उसको क्या करेंगे कि ऐसे मार्क करके वहाँ लिखते चलेंगे। और एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब जो आपकी कॉपी है तो कॉपी में आप ऐसे मैप बनाएंगे और मैप के साथ ही जैसे हमने लिखा है तो ऐसे आपको एक मैप बना करके आउटलाइन बनाना है और उस पर ये इंफॉर्मेशन को लिखते चले जाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ ये कौन सी होगी। ठीक है, मैगलन की जल संधि हो गई। ठीक है, जो मैगलन की जल संधि है, मैगलन की जो जल संधि है, मैगलन की जल संधि क्या कर रही है कि मुख्य जो दक्षिण अमेरिका का भूभाग है उसको टीरा डिल फ्यूगो से क्या कर रही है, अलग कर रही है, जबकि यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मैगलन जल संधि, जो मैगलन जल संधि है वह किसको किसको अलग कर रही है, तो अर्जेंटीना और चिली के जो मुख्य भूभाग है उसको टीरा डिल फ्यूगो से अलग कर रही है, जबकि जो अटलांटिक महासागर है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। यहाँ क्लियर हो गया। यहीं आप पास में देखेंगे तो हमने आपको बताया था क्या कि जो गालापेगोस द्वीप है, गालापेगोस द्वीप में डार्विन महोदय जब घूमने गए थे तो उन्हीं के आधार पर यहाँ डार्विन माउंटेन छोटा सा मिलता है, डार्विन माउंटेन आपको दिखाई देगा। साथ ही बीगल नाम की भी एक जलसंधि यहाँ आपको दिखाई देगी। ठीक है, किसकी, बीगल नाम की एक जलसंधि दिखाई देगी। साथ ही यहाँ एक छोटा सा माउंटेन पाया जाएगा जिसका नाम है डार्विन। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि डार्विन महोदय यहाँ से गए थे, कहाँ से, टीरा डिल फ्यूगो के उत्तरी भाग से मैगलन जलसंधि थे, इसलिए यहाँ बीगल नाम की एक जलसंधि है और साथ ही डार्विन नाम का एक माउंटेन है और इससे ये आगे यहाँ बढ़ते हैं। तो जैसे ही क्या होगा कि हम मैगलन जलसंधि को पार करेंगे तो हमें यहाँ एक कटा फटा एरिया दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, जैसा ये कटा फटा जो एरिया होता है तो ये जो यहाँ एग्जांपल है ये फ्योर्ड तट का है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट का जो निर्माण होता है वो हिमानी के द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा होता है। तो जो ग्लेशियर होता है, तो जब ग्लेशियर अपर्दन करता है तो अपर्दन के द्वारा जो इस प्रकार की शिलाकृति का निर्माण होता है उसे फ्योर्ड तट का एग्जाम्पल माना जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कौन सा, नॉर्वे। नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और अगर कोई विश्व में दूसरा एग्जाम्पल आपको मिलेगा तो वो कौन सा मिलेगा, यहाँ मिलेगा, चिली के पश्चिमी भाग में। तो ये आपको यहाँ फ्योर्ड तट का एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से तटीय क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ के एक ठंडी जलधारा और दिखाई देगी जिसका नाम क्या है, पेरू की ठंडी जलधारा। ठीक है, यहाँ कौन सी जलधारा दिखाई देगी, यहाँ भी पेरू की आपको ठंडी जलधारा दिखाई देगी और पेरू की ठंडी जलधारा से आप आगे बढ़ेंगे और पनामा की खाड़ी पहुंच जाएंगे और यहाँ पनामा की जल संधि से आगे बढ़ के फिर डेरेनियन तक पहुंच गएंगे। तो एक बार आपका क्या हुआ कि आपने जलीय सीमा से जो आपसे अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर डेरेनियन सी से प्रारंभ होकर आपने कहाँ गए, डेरेनियन सी के बाद आप पहुंच गए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वहां पहुंच जाते हैं। फिर उत्तरी अटलांटिक जो महासागर होता है उसके बाद आप कहाँ पहुंचते हैं, अमेज़न के जो जंगल है तो उसके मुहाने के क्षेत्र में पहुंचते हैं। फिर साथ ही उसके बाद आप कहाँ पहुंच जाते हैं कि दक्षिणी जो अटलांटिक सी है, फिर इसमें आप सबसे रियो डी ला प्लाटा की जो खाड़ी है यहाँ, फिर बाहिया ब्लांकी की खाड़ी, फिर उसके बाद सान जॉर्ज की खाड़ी, फिर उसके बाद मैगलन जलसंधि के बाद आप पनामा की खाड़ी तक पहुँच जाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बाद पॉलिटिकल मैप को थोड़ा सा देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको बताई गई। तो सबसे पहले हम लोग कंट्री पढ़ते हैं और कंट्री में जिस प्रकार से हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। इससे आपको याद करने में सरलता रहेगी, साथ ही जो पैटर्न का आप लुत्फ उठा रहे हैं इसका भी आपको मज़ा पर्याप्त मिलेगा। तो आइए हम लोग आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देश घूमने जा रहे हैं तो देश देख लेते हैं, उनकी राजधानी थोड़ा सा याद करने का या देख लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग कोलंबिया से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पनामा के बाद हम लोग यहाँ रुक गए थे, तो पनामा सिटी है तो पनामा सिटी में रुकेंगे। उसके बाद हम लोग कोलंबिया आते हैं। ठीक है, तो कोलंबिया सबसे पहला देश कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, कोलंबिया वेनेजुएला, फिर गुयाना, कोलंबिया वेनेजुएला, फिर गुयाना के बाद सूरीनाम, गुयाना सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, फिर ब्राज़ील। तो कौन से हो गए यहाँ देखेंगे, कोलंबिया वेनेजुएला, गुयाना, फिर गुयाना के बाद सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से उरुग्वे आ सकते हैं, उरुग्वे आ जाएंगे, लेकिन फिर आपको यहाँ से वापस जाना है। फिर कोलंबिया के बाद कौन सा देश आएगा, यहाँ इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद आप आएंगे पेरू, पेरू के बाद आएंगे चिली, चिली से अर्जेंटीना आ जाएंगे, अर्जेंटीना के बाद फिर से आप जाएंगे बोलिविया और पराग्वे। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर से देखिए, कोलंबिया,
कोलंबिया के बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद सूरीनाम, गुयाना, गुयाना के बाद आपका आएगा सूरीनाम, सूरीनाम के बाद आप जाएगा फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बाद ब्राज़ील। ये क्लियर हुआ। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, उरुग्वे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से फिर आप लौट के जाएंगे इक्वाडोर, इक्वाडोर से पेरू, पेरू से फिर आप आ जाएंगे चिली, चिली से आ जाएंगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से आप बोलीविया, बोलीविया से फिर पराग्वे पहुँच जाएंगे। इसका क्रम का भी एक लॉजिक है कि देखिए जो बोलीविया है और पराग्वे है, इनकी सीमा क्या हो रही है, समुद्र से नहीं लगती है, तो लैंड लॉर्ड कंट्री है, इसलिए इनको आप लास्ट में दो को याद कर सकते हैं, किसको, बोलीविया और पराग्वे, इसलिए लास्ट में इनको याद करना है। साथ ही यहाँ एक चीज़ और आप देखेंगे, जो ब्राज़ील है, जो ब्राज़ील देश यहाँ है, तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो सकता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहाँ मतलब छोटा सा नॉलेज यहाँ एक और पकड़ते हैं कि ब्राज़ील से ऐसे कौन से दक्षिण अमेरिका के देश है जिनकी सीमा नहीं लगती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं चिली, चिली की सीमा क्या हो रही है, ब्राज़ील से टच नहीं हो रही है। दूसरा देश जो है वो इक्वाडोर है। तो इक्वाडोर और जो चिली है, इनकी दो देशों की सीमा ब्राज़ील से नहीं लग रही है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही आप यहाँ राजधानी जो याद करने के क्रम है उसको भी देख सकते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर का ऐसा आ जाए कि क्या आपको पता है, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि जो मेंस या प्री में आपके भौतिक भूगोल लिखा हुआ है, पर्वत पठार मैदान लिखा है, तो भौतिक भूगोल जो होता है, तो भौतिक भूगोल में जो प्रदेश आते हैं, तो प्रदेश आधार या रीजनल आधार पर जब आप किसी महाद्वीप या देश को बांटते हैं तो उसकी राजधानी को भी थोड़ा सा जानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए राजधानी वहाँ का मुख्य शहर होता है, इसलिए राजधानी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वहीं से कोलंबिया की बगोटा हो गई, कोलंबिया के बगोटा के बाद हम लोग जाएंगे वेनेजुएला, वेनेजुएला की कराकस हो गई, कराकस के बाद आप जाएंगे कौन सा, गुयाना, गुयाना की आपकी हो जाएगी जॉर्ज टाउन, गुयाना की जॉर्ज टाउन, सूरीनाम की पैरामेरिबो, पैरामेरिबो किसकी, सूरीनाम की पैरामेरिबो, और जो फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की क्यान है। आप यहाँ ध्यान रखे होंगे जो फ्रेंच गुयाना है, यही क्या है, कोरू, जो फ्रांस का प्रक्षेपण जो केंद्र है, कोरू जो केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र है, कोरू प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, फ्रेंच गुयाना में। तो फ्रेंच गुयाना का जो कोरू प्रक्षेपण यान है, यहाँ से भारत ने भी अपना संचार उपग्रह सैटेलाइट को क्या करता है कि भेजता है अंतरिक्ष में, इसलिए हम लोग कोरू पे ध्यान रखेंगे। तो आप लोग क्या देखें कि कोलंबिया की बगोटा हो गई, फिर वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो राजधानी हो गई कराकस हो गई, फिर गुयाना, गुयाना की हो गई जॉर्ज टाउन, सूरीनाम की पैरामेरिबो और फ्रेंच गुयाना की क्यान। क्लियर है। फिर ब्राज़ील की क्या होगी, ब्राज़ीलिया, फिर उरुग्वे की मोंटेविडियो, फिर अर्जेंटीना की आप जाएंगे तो ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। तो कहाँ का हम लोग, तो उरुग्वे की मोंटेविडियो और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आइए फिर से हम लोग राजधानी यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से, इक्वाडोर से, जो सेकंड फेज हम लोग का होता है। तो इसमें देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर की जो राजधानी होता है वो क्योटो होती है। फिर आप यहाँ आ जाए पेरू, पेरू की लीमा, फिर चिली, चिली में आप जाएंगे तो सेंटियागो इसकी राजधानी मिलेगी। जैसे ही आप सेंटियागो में जाएंगे तो यहाँ आपको फल खाने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की खासियत क्या है कि यहाँ रसदार फल आपको दिखाई देंगे। तो सेंटियागो जो है, और आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो सेंटियागो है या चिली है, तो चिली में पाए जाने वाली जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये विश्व की सबसे अच्छी, अगर भूमध्य सागरीय जलवायु का एग्जाम्पल है तो सेंटियागो और चिली का क्षेत्र सबसे अच्छी जलवायु है। इसलिए सबसे अच्छे अगर आपको रसदार फल खाना है तो आपको सेंटियागो जाना पड़ेगा और सेंटियागो से फल खरीद के खाना पड़ेगा। तो आप यहाँ रुकेंगे, कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, सेंटियागो में रुकेंगे और यहाँ फल खा सकते हैं, लेकिन राजधानी हम लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना नहीं है। तो चिली की राजधानी क्या होगी, सेंटियागो। सेंटियागो के बाद आप अर्जेंटीना की राजधानी देख लिए थे। फिर बोलीविया, बोलीविया की लापाज है, लापाज। आप जैसे ही यहाँ घूमने आप जाएंगे अभी ये मैपिंग में, तो लापाज विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित राजधानी है। सबसे ऊंचाई पर अगर विश्व की कोई राजधानी है तो लापाज है। आपको यहाँ ले चलेंगे और घुमाने का हम प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद पराग्वे जाएंगे जिसकी राजधानी असूसियन है। तो पूरी राजधानी आपको एक बार कंप्लीट हो गई है। तो इसको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको भी पूरी राजधानी याद हो जाएंगी। और हो सकता है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है करके आपसे राजधानी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पॉलिटिकल मैप में इस प्रकार से आपको इस पर आगे बढ़ना है। साथ ही आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो कर्क रेखा मतलब मकर रेखा और भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरी हैं, तो कौन कौन से देश इनसे मतलब इनमें अवस्थित हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं।
पहला कि जो बोलीविया है और पराग्वे, इसकी दोनों ये की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए ये दोनों देश कैसे देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, पहला। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि जो क्योटो है, मतलब सॉरी जो इक्वाडोर है और चिली है, ये जो दो देश हैं, इनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है, बाकी सभी की सीमा ब्राज़ील से लगती है। तो आपको ये याद नहीं करना है कि ब्राज़ील से सीमा किसकी लगती है, बल्कि ये याद रखना है कि किसकी नहीं लगती है। तो आपको ये जैसे आप क्या करेंगे, आउटलाइन जो मैप लेंगे मार्केट में आपको मिल जाएगा, किसी में आप डिक्शनरी में जाएंगे, डीफो में वहाँ मिलेगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। तो आप आउटलाइन मैप में पेरू और चिली को थोड़ा हाईलाइट रंग से उसको हाईलाइट कर दीजिए, तो आपको ये याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ देखिए जो ये भूमध्य रेखा है ना, विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा में 3 देश अवस्थित हैं। वो 3 देशों को आपको नाम बिल्कुल याद रखना है, कभी भी आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यूपीपीएससी से पूछा गया है। पहला यहाँ देश देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद आपको यहाँ मिले कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राज़ील। तो तीनों देश किसमें है, विषुवत रेखा पर अवस्थित देश हैं। तो तीनों देश का आपको नाम ध्यान रखना है। 3 देश अवस्थित है, कौन कौन से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। क्लियर हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ ये जो रेखा है, ये रेखा है मकर रेखा। मकर रेखा में, ठीक है, मकर रेखा में 4 देश अवस्थित हैं, 4 देश अवस्थित है। तो चारों को आपको बिल्कुल मैप में ऐसे ही एज इट ऐसे चित्र बनाना है और ऐसे ही क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देना है। तो आपको याद रखना आसान है। तो पहला देखिए चिली, ये देखिए यहाँ चिली। फिर दूसरा है अर्जेंटीना, दूसरा कौन सा है, अर्जेंटीना। जो तीसरा है पराग्वे, पराग्वे, ठीक है ना, ऊपर से पराग्वे। और ध्यान रखना उरुग्वे का क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। और आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें 2 ऑप्शन, या तो उरुग्वे ऑप्शन में मिलेगा या तो बोलीविया, 2 ऑप्शन से कोई तीसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 कौन कौन से 4 बताएंगे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की सीमा लगती है, जबकि उरुग्वे की सीमा मकर रेखा में नहीं आती है। याद रहेगा आपको बिल्कुल ऐसा ध्यान रखना है कि उरुग्वे की सीमा नहीं लगती है, जबकि 4 देशों की, ब्राज़ील की, पराग्वे की और अर्जेंटीना की और चिली की सीमा किसमें, मकर रेखा में लगती है और वो मकर रेखा में अवस्थित हैं। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ 2 चीज़ें और देख लें। जो यहाँ ये अवस्थित है फाकलैंड द्वीप, फाकलैंड की ठंडी जलधारा का यहाँ प्रभाव होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ, फाकलैंड की ठंडी जलधारा का प्रभाव कहाँ होता है, तो इस क्षेत्र में होता है, अर्जेंटीना के क्षेत्र में, फाकलैंड द्वीप में। साथ ही जो फाकलैंड की धारा होगी, ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि वह क्या हो रहा है कि 60 डिग्री के नीचे से आ रही है। तो जैसे ही ध्रुवों से आने वाली जो हवाएं होंगी, जो ध्रुवों से आने वाली जो जलधाराएं होंगी, वो कैसी होंगी, ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ तापमान कम होगा, बर्फीले क्षेत्र से आ रही, इसलिए ठंडी जलधारा है। तो फाकलैंड में जो अधिकार है वो यूके का है, जबकि भौगोलिक सीमा इसकी अर्जेंटीना के अंतर्गत आती है। तो भौगोलिक जो अवस्थिति है वो अर्जेंटीना के पास है, जबकि जिसमें राजनीतिक पॉलिटिकल अधिकार है वो यूके का है। फिर इसी प्रकार से आप एक और द्वीप को देख सकते हैं, यहाँ गालापेगोस द्वीप। ये यहाँ के पक्षियों को द्वीप के नाम से इसको भी जाना जाता है, क्योंकि जब इसमें डार्विन महोदय आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ एक बड़ा, सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है इसाबेला, इसका याद रखें। एक और है द्वीप यहाँ सांता कुंज। यहाँ ये 2 सबसे बड़े द्वीप, सबसे बड़ा जो द्वीप है गालापेगोस द्वीप का वो इसाबेला और सांता कुंज। और जो गालापेगोस द्वीप है ये विषुवत रेखा के दक्षिण में अवस्थित है और पक्षियों का स्वर्ग है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। साथ ही यह हॉट स्पॉट एरिया भी है, क्योंकि यहाँ जो पाई जाने वाली जो यहाँ पाए जाने वाली पक्षी हैं, जो जैव विविधता, जो वनस्पतियाँ हैं, वो इतनी फिर मतलब संवेदनशील हो रही हैं, इसलिए इसको हॉट स्पॉट एरिया में भी शामिल किया गया है। तो गालापेगोस द्वीप को भी आप यहाँ समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आपने क्या किया, पॉलिटिकल मैप में समझ लिए हैं। और आइए हम लोग फिजिकल मैप से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि उरुग्वे मात्र दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का मात्र एक ऐसा देश है जो उष्ण कटिबंध में अवस्थित नहीं है, बल्कि समशीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि यह मकर रेखा के कहाँ है, दक्षिण में अवस्थित है। इसलिए उरुग्वे मात्र पूरे दक्षिण अमेरिका के एक ऐसा देश है जो उष्ण कटिबंध में अवस्थित नहीं है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है।
फिर इसके बाद देखिए हम लोग अब यहाँ तक ये जो पॉलिटिकल मैप था हम लोगों ने डिस्कस किया है। आइए फिजिकल मैप के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से जोश के साथ पर्यटन का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का पर्यटन स्टार्ट हुआ तो पहले हम लोगों ने तटीय क्षेत्रों में पर्यटन का जो आनंद था उसको उठाया। फिर साथ ही हम लोगों ने उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री देखा, क्योंकि किसी देश में घूमने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी राजधानी कहाँ है, साथ उसकी सीमा किससे लग रही है, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, परिवहन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, पनामा से, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पनामा क्षेत्र से हम लोग सबसे पहले एंडीज माउंटेन में घूमने चलते हैं। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन में आप जब घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा होशियारी के साथ, क्योंकि ऊंचाइयों में आप अब चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। एंडीज माउंटेन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एंडीज माउंटेन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एंडीज माउंटेन कोलंबिया से लेकर के चिली और अर्जेंटीना तक इसके 7 देशों में विस्तार पाया जाता है। तो कितने देशों में एंडीज का विस्तार पाया जाता है? 7 देशों में। पहला फैक्ट इसको ध्यान रखना है। तो आप जब घूमने जा रहे हैं तो आप इसके बारे में जो आपका टूरिस्ट गाइड होता है वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो एंडीज माउंटेन है उसका जो विस्तार है वो कितने देशों में है? 7 देशों में है। तो आपको ऐसा लगा कि यार नहीं, अब तो बिल्कुल, अब तो मतलब इसमें चढ़ाई की जाए और हम लोग माउंटेन ही ऊपर जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। तो 7 देशों में है। तो एंडीज पर्वत में 2 चीज़ें और ध्यान रखें। जब एंडीज पर्वत में आप घूमना चालू करते हैं तो आपका टूरिस्ट जो गाइड होता है वो बताता है कि एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। क्या है? सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला है और साथ ही हिमालय के बाद दूसरी ऊंची श्रृंखला है। हिमालय के बाद ये क्या है? सेकंड ऊंची है। ठीक है, तो आपको 2 बातें यहाँ क्लियर हुई कि जो एंडीज माउंटेन है ये कैसा है, 7 देशों में इसका विस्तार है। कोलंबिया से लेकर के कहाँ तक? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर तक इसका 7 देशों में विस्तार है। इसका हम लोग देखते चले कि विस्तार किस किस कंट्री में है। फिर ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। साथ ही हिमालय के बाद यह सेकेंड ऊंची माउंटेन, या मतलब हिमालय श्रृंखला, या हिमालय श्रृंखला के बाद दूसरी जो पर्वत श्रेणी है उसकी ऊंचाई में आती है। फिर जो आपका ये एंडीज माउंटेन है, तो एंडीज माउंटेन कॉर्डिलेरा का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कॉर्डिलेरा, है ना, इसको बोलते हैं दक्षिणी कॉर्डिलेरा। देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका में जो रॉकीज माउंटेन है वो भी कॉर्डिलेरा का एग्जाम्पल है, इसलिए उसको उत्तरी कॉर्डिलेरा, जबकि जो एंडीज माउंटेन है इसको दक्षिणी कॉर्डिलेरा कहा जाता है। कॉर्डिलेरा का जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि विभिन्न युग में निर्मित विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जो पर्वत का निर्माण होता है, विभिन्न एक्टिविटीज़ के द्वारा, उस ऐसे माउंटेन क्या होते हैं कि कॉर्डिलेरा कहलाते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है कि एक ही समय नहीं बनते हैं, साथ ही विभिन्न जो समय होने के साथ विभिन्न जो हलचल होती हैं उससे बनते हैं, इसलिए इनमें विविधता बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही ये समूह में पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए जो एंडीज पर्वत है इसको ध्यान रखेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है? कॉर्डिलेरा माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो इसको आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग जैसे इससे आगे बढ़ते हैं पनामा माउंटेन में। तो पनामा माउंटेन में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको 2 पीक दिखाई देंगी। तो जो पहली यहाँ ये माउंटेन है ना, इस जो माउंटेन है ये आपको जो बताता है वो होता है कोटोपैक्सी। कौन सा? कोटोपैक्सी होता है। और जो दूसरा होता है ये होता है चिम्बरेजो। ठीक है, ये जो दोनों की अवस्थिति है, ये दोनों की अवस्थिति है इक्वाडोर में। इक्वाडोर में जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा यहाँ है, तो विषुवत रेखा के सबसे पास जो यहाँ पाया जाता है माउंटेन वो कोटोपैक्सी होती है। कोटोपैक्सी जो होती है ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, अगर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो कोटोपैक्सी का एग्जाम्पल यहाँ आता है। तो कोटोपैक्सी, आप इसमें क्या कर रहे हैं, कोटोपैक्सी को देख रहे हैं। यहाँ राजधानी क्या है? ठीक है, क्योटो। क्योटो राजधानी के पास आप रुकते हैं और क्योटो राजधानी से ही क्या होता है, कोटोपैक्सी आपको दिखाई देता है और कोटोपैक्सी में आप घूमने जाते हैं। फिर कोटोपैक्सी के पास ही क्या होता है कि चिम्बरेजो माउंटेन पाया जाता है, जो चिम्बरेजो इक्वाडोर का सबसे ऊंचा माउंटेन है। तो 2 बातें क्लियर हुई। पहली, कोटोपैक्सी सक्रिय जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा है, जबकि चिम्बरेजो इक्वाडोर का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो 2 बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली। फिर इसके बाद हम लोग जैसे ही दक्षिण में आगे बढ़ते हैं, है ना, उत्तर से हम लोग जैसे जैसे दक्षिण में आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आप दक्षिण में आगे बढ़ेंगे तो आपको इस क्षेत्र में
यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको बोलीविया का पठार दिखाई देगा। किसका पठार दिखाई देगा? बोलीविया का पठार दिखाई देगा। किसके किसके सीमा में? पेरू और बोलीविया के। पेरू और बोलीविया के जो सीमा होती है यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है, बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो बोलीविया का पठार होता है, इस बोलीविया के पठार में आप जाएंगे तो पहली बात तो ये देंगे, बोलीविया का पठार एक अंतरा पर्वतीय पठार है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ थोड़ा हम लोगों ने नहीं बनाया, तो जो ये पर्वत श्रेणी आती हैं वो इस प्रकार से फैली हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक अंतरा पर्वतीय पठार है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे आपका कुनलुक जो पठार है, जो कुनलुक पठार है वो कैसा पठार है? कहीं ना कहीं तिब्बत पठार हो गया, ये अंतरा पर्वतीय पठार है। जैसे तिब्बत हो गया, कुनलुक हो गया। साथ ही जो बोलीविया का पठार है ये कैसे हैं? ये है अंतरा पर्वतीय पठार, मतलब कि पर्वत के मध्य में या बीच में पाए जाने वाले पठार है। तो बोलीविया का पठार आपका क्या हो गया? अंतरा पर्वतीय पठार। अब जो बोलीविया का पठार है, बोलीविया का जो पठार है, यहाँ आपको जो खनिज तेल है, तो खनिज तेल के बोलीविया के पठार में आपको भंडार मिलेंगे। किसके? खनिज तेल के। तो बोलीविया के पठार में आपको खनिज तेल के भंडार मिलेंगे। साथ ही जो बोलीविया है, बोलीविया और जो पेरू है, तो हमने आपको बात किया था कि बोलीविया के पठार में बोलीविया की राजधानी लापाज है। तो लापाज में आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, तो थोड़ा सा आराम करते हैं। तो जैसे ही आप बोलीविया की राजधानी जो होती है लापाज जाते हैं, तो लापाज में भी आप क्या होता है, ठहरने का प्रयास करते हैं और यहाँ रुक जाते हैं लॉज में। तो जो आपका गाइड होता है वो आपको बताता है कि आप इस समय दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित राजधानी पर रुके हुए हैं, जिसका नाम है क्या? लापाज। और यहाँ हो सकता है कि आपको सांस लेने में, है ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करने में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन के लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपको भी यहाँ ध्यान रखना है, अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी योगा करना है और थोड़ा कूद करना है, भाग करना है, तो आपकी सांस क्या हो जाएगी? धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे जैसे ही हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। तो लापाज में आप पहुँचे हैं, लापाज के लाज में रुके हुए हैं। तो लापाज के ही पास में आप देखेंगे कि यहाँ एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका, है ना। दोनों को आप देखेंगे यहाँ बनी हुई है, ये इसका नाम, जो झील का नाम है ये है टिटिकाका, ठीक है। जो टिटिकाका लेक है, इस टिटिकाका लेक में आप क्या कर सकते हैं? घूमने जाएंगे तो जैसे आप घूमने जाते हैं तो यहाँ नाव चलाते हैं, और तो यहीं आपका गाइड जो होता है वो बताता है कि दुनिया की इसमें सबसे जो ऊंचाई पर स्थित झील है, नौगम्य झील है। ऊंचाई पर स्थित नहीं, सबसे दुनिया में ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील पर इसमें क्या कर रहे हैं? आप नौकायान का आनंद उठा रहे हैं। तो आप इसमें कहाँ हैं? दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका पर हैं, जो कहाँ है? बोलीविया और पेरू की सीमा में है। तो आपको क्वेश्चन की दृष्टि से क्या पूछा जा सकता है कि टिटिकाका लेक कहाँ है? तो पहली बात तो बोलीविया पेरू की सीमा में। फिर जो बोलीविया की राजधानी है वो लापाज है, और लापाज टिटिकाका के तट पर अवस्थित है। तो आप इस समय दुनिया की सबसे ऊंचे राजधानी और सबसे जो ऊंची नौगम्य झील है, दोनों का ही लुत्फ उठाते हुए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है और आगे बढ़ना है। तो जैसे ही यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ आपको साइड में कुछ शुष्क स्थान दिखाई देगा, और वह शुष्क स्थान और कुछ नहीं है, वो एक शुष्क स्थान जो है वह आपको होता है कौन सा? आटाकामा का मरुस्थल। तो आप यहाँ जो शुष्क मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल है, उसके बारे में देखेंगे। और विश्व का, आप जानते हैं, जो आटाकामा का मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा ना के बराबर, बिल्कुल बहुत ही कम होती है, इसलिए आटाकामा का मरुस्थल विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो पेरू और चिली, है ना, ये वाले सीमा में, इसको आप ग्रीन से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसको, कहाँ ये ग्रीन से क्यों करते हैं? हरा थोड़ी है ये, तो यहाँ तो जीवन की थोड़ी समस्याएं हैं, तो इसको दूसरे ब्लैक कलर से करते हैं। देखिए ये जो मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? आटाकामा का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, ठीक है। आटाकामा के मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और ये कैसा है? उष्णकटिबंध में अवस्थित है, ठीक है, उष्णकटिबंध में अवस्थित, साथ ही तटीय क्षेत्र में। तो इसकी विशेषता क्या हो गई? आटाकामा का मरुस्थल पेरू और चिली के सीमा में अवस्थित तटीय और उष्ण शुष्क मरुस्थल है, जहां
क्या हो रहा है, वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होने के कारण यहाँ क्या है, नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रेट का भंडार। वही नाइट्रेट है जिसका हम उर्वरक के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आटाकामा का जो शुष्कतम मरुस्थल है, इस यहाँ पे एक प्लेस पाया जाता है जिसका नाम है अरिका। क्या नाम है, अरिका। जो अरिका स्थान है, अरिका, यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। शुष्कतम स्थान है। क्या आपको क्लियर हुआ कि अगर विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल पूछता है तो आपको आटाकामा को आंसर लगाना है। अगर आपसे सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो अरिका सबसे शुष्क स्थान है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपने बॉटल को संभाल कर रखना है, पानी की थर्मस को संभाल के रखना है। अगर यहाँ आपने पानी गिरा दिया तो आपको पीने के लिए दूर दूर तक पानी यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पानी आपका गिरने ना पाए और ज़्यादा समय तक नहीं रुकना है। क्यों, क्योंकि शुष्क स्थान है, पानी कितने देर तक रुकेगा हम लोग का। और यहाँ जो ये मरुस्थल बन रहा है इसका हम लोगों ने बात कर लिया था, क्योंकि यहाँ पेरू की ठंडी जलधारा चलती है। और आप जानते हैं कि महाद्वीप के पश्चिम में जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ ठंडी जलधारा का प्रभाव होगा, पेरू की ठंडी जलधारा यहाँ चलेगी, तो उन क्षेत्रों में वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। और अगर प्रतिकूल स्थिति वर्षा के लिए होगी तो वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा नहीं होगी तो वो कैसा स्थान होगा, शुष्क स्थान होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा, जबकि स्थान अरिका है। और इसी अरिका, जो अरिका ये प्लेस है, इसी अरिका में गलीचे का भंडार पाया जाता है। किसका, ठीक है, कलीचे या गलीचे का ना, कलीचे का भंडार पाया जाता है। और यही कलीचा से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन उर्वरक, है ना, नाइट्रोजन जो उर्वरक है ना, वो आपको यहाँ से क्या होता है, कलीचे से प्राप्त होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन उर्वरक है, नाइट्रेट जो उर्वरक है उसके मात्रा ज़्यादा हमने यूज़ किया। उस ज़्यादा यूज़ करने से नाइट्रेट का जो परसेंटेज था, जो यहाँ नाइट्रेट का भंडार था, वो आज धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। इसलिए आज जब ये कलीचे का भंडार खत्म हो गया, इसलिए अरिका को क्या बोला जाता है, घोस्ट टाउन या प्रेतों का शहर, भूतों का शहर, ठीक है, प्रेतों का शहर बोला जाता है या घोस्ट टाउन बोला जाता है। किसको, अरिका को। तो अरिका को क्या बोला गया, प्रेतों का शहर या घोस्ट टाउन। तो कलीचे का भंडार किसके लिए फेमस था, नाइट्रोजन के लिए। लेकिन हमने नाइट्रोजन या कलीचे का ज़्यादा यूज़ किया और इसलिए अरिका का महत्व क्या हो गया, आर्थिक महत्व कम हो गया। इसलिए इसको आज क्या बोला जाता है, घोस्ट टाउन, ठीक है, घोस्ट टाउन या प्रेतों का शहर। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही इसी शुष्क मरुस्थल में जैसे ही अरिका से आप देखेंगे तो आपको चिली की सीमा पर, जो ये चिली है, तो चिली के सीमा पर यहाँ आपको मैप में आप देखेंगे तो आपको एक प्लेस दिखाई देगा, इक्विक। क्या दिखाई देगा, इक्विक, ठीक है। तो जो इक्विक प्लेस है, इक्विक, जो इक्विक प्लेस आप जाएंगे तो यहाँ आपको इक्विक प्लेस दिखेगा। यहाँ आपको एक खान मिलेगी जिसका नाम क्या है, चुक्की टमाटा, चुक्की कमाटा। जो चुक्की कमाटा यहाँ खान है, ये तांबा के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, तो जो चुक्की कमाटा है ये किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है। और यह कॉपर के लिए फेमस, इसलिए कॉपर की इसे क्या बोलता है, राजधानी बोला जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो कॉपर की राजधानी है, कॉपर की राजधानी किसको बोला जाता है, वह चुक्की कमाटा को बोला जाता है। तो यहाँ आपने क्या क्या देखा कि आटाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, पहला। दूसरा, अरिका सबसे शुष्क स्थान है। और इसके बाद तीसरा देखा, अरिका में ही क्या है, इक्किक। अरिका से आगे बढ़ेंगे तो इक्किक प्लेस मिलेगा चिली में, और इसी इक्किक के पास ही आपको चुक्की कमाटा की खान मिलेगी जो तांबा की राजधानी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद पैटर्न का आप आगे लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको आपको आउटलाइन मैप में ड्रा करना है और पूरी इंफॉर्मेशन को ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, यही कीवर्ड आपको क्या करना है, अलग अलग मैप में फिल करना है। और अगर जैसे आप बना लेंगे तो आपको 2 मिनट में आपको एक मैप याद करना आसान हो जाएगा। और मुश्किल से 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले पूरे मैप आप रिवाइज करके चले जा सकते हैं और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूरे
हो जाएंगे। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं इसमें। तो जैसे आप बोलीविया का पठार हो गया, बोलीविया के पठार से आप कहाँ पहुँच गए, आटाकामा के मरुस्थल। आटाकामा के मरुस्थल से आप जैसे ही इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में 2 पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी। कौन सी पर्वत श्रेणियां, 2 पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी। जो ये उत्तर में अवस्थित है, ये जो उत्तर में अवस्थित है इसका नाम है ओजाद डेल सलाडो। क्या नाम है इसका, ओजास डेल सलाडो, ठीक है, ओजास डेल सलाडो। और जो दूसरी है इसका नाम है एकांकागुआ। अब आइए इनके बारे में समझते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि ओजाद डेल सलाडो कहाँ अवस्थित है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ जाएंगे तो आपका जो गाइड है, जैसे मैं आपका क्या हूँ, गाइड हूँ, तो आपको बताऊंगा कि आप इस समय कहाँ हैं, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर में हैं। और ये जो सबसे ऊंची जो ये माउंटेन आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, यह है ओजाद डेल सलाडो। तो आपको बहुत सारे जो आप देखेंगे बुक्स में आपको कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है कि कहीं कहीं सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपैक्सी मिलेगा, कहीं कहीं ओजाद डेल सलाडो मिलेगा। तो इसके बारे में जो कंफ्यूजन है तो आपको ध्यान रखना है कि कोटोपैक्सी को आपको अगर कोटोपैक्सी दिया तो कोटोपैक्सी को मार्क करना है, अगर कोटोपैक्सी नहीं है तो ओजाद डेल सलाडो को आपको टिक लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो ओजाद डेल सलाडो ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है जो दोनों के मध्य में स्थित है। साथ ही एकांकागुआ पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा स्थान एकांकागुआ है, ठीक है। तो आप इस समय पूरे दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे स्थान पर हैं और उसका नाम क्या है, एकांकागुआ का माउंटेन। आप एकांकागुआ सब देखेंगे यहाँ दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देगी, बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। इसलिए यहाँ ज़्यादा देर तक आपको नहीं रुकना है और यहाँ से जल्द आपको नीचे उतरना है, लेकिन आराम से, क्योंकि यह दुनिया की नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पीक है, इसलिए आपको बचा के यहाँ से आराम से नीचे उतरना है। तो एकांकागुआ ओजाद डेल सलाडो कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर में। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी के अगर नहीं ऑप्शन है तो आपको ओजाद डेल सलाडो को सबसे ऊंचा आपको मार्क करना है। और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही यहाँ से आप एक चीज़ और देखेंगे, एकांकागुआ जहाँ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंची चोटी है, वहीं बाहिया ब्लांका की खाड़ी के नीचे बालदेव प्रायद्वीप जो होता है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे निम्न स्थान, सबसे निचला स्थान बालदेव प्रायद्वीप है जो अर्जेंटीना में है। वहीं अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर के एकांकागुआ यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे, साथ ही इसके जब आप पूर्व की ओर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक पठार दिखाई देगा और आपका टूरिस्ट गाइड तुरंत आपको सजेस्ट करेगा कि आप इस समय जो ये सफ़ेद बर्फीला पठार देख रहे हैं, ये एंडीज पर्वत का पदी क्षेत्र है। एंडीज पर्वत के पदी क्षेत्र में अवस्थित यह जो मतलब पठार है, यह पठार कौन सा है, ये पैटागोनिया का पठार है। तो यहाँ आपको जो ये पठार दिखाई देगा पूरा बर्फ से घिरा होगा, इसका नाम क्या होगा, पैटागोनिया का पठार। और पैटागोनिया का जो पठार होगा, जैसे ही पैटागोनिया के पठार में आप जाएंगे तो यहाँ दूर दूर तक आपको भेड़ चरते हुए, सिप चरते हुए, घास खाते हुए दिखाई देंगी। और इस क्षेत्र में आपको भेड़ पालन का जो महत्व होगा वो दिखाई देगा कि किस प्रकार से जो इन्वर्स कंडीशन होती है, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, वहाँ भी क्या हो रहा है कि जो भेड़ है और यहाँ रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से भेड़ के माध्यम से मांस के उत्पादन से अपना जीवन यापन करते हैं। तो पैटागोनिया के पठार में इस समय हैं। आप तो कुछ समय के लिए पैटागोनिया के पठार पर रुक सकते हैं, है ना। थोड़ा मैं भी पानी पी लेता हूँ आपके साथ ही। आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ। तो पैटागोनिया के पठार में आपने देख लिया कि यहाँ आपको भेड़ पालन दिखाई देगा, क्योंकि भेड़ पालन यहाँ ठंडी एरिया है। और जो पर्वत, ये भी ध्यान रखें, जो पैटागोनिया का पठार है ये कैसा पठार है, पर्वतपदी पठार है। पर्वतपदी पठार का मतलब होता है कि जब ऊंचे पर्वत के जो ऊंचा पर्वत होता है उसके जो पदी क्षेत्र होता है, अगर वो कम ऊंचा एक पठार की संरचना में है जिसकी ऊंचाई कम है पर्वत से और बीच का भाग है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे ये आपका हो गया क्या, एंडीज माउंटेन हो गया। एंडीज माउंटेन के बाद जैसे ये आपका पठारी संरचना होगा और फिर बाद में आप जाएंगे तो ऐसे है ये संरचना। तो और तो इसको ऊपर कर दीजिए, तो आप यहाँ ये क्या हो गया आपका एंडीज हो गया। फिर एंडीज के बाद ये आप कहाँ हैं, वेस्टर्न में है, और ये आपका ईस्ट है, तो आप इधर से इधर को जा रहे हैं एंडीज। फिर आपको क्या मिलेगा, पैटागोनिया का पठार मिलेगा। फिर जैसे यहाँ जाएंगे तो आपको यह पंपास घास का मैदान मिलेगा। फिर यहाँ जाएंगे कंपास घास का मैदान मिलेगा। तो पैटागोनिया के जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसके पैर के पास है, तो पदी क्षेत्र, तो इसको पैटागोनिया का पठार बोलते हैं। साथ ही जो इससे और आप जैसे उत्तर में जाएंगे तो यहाँ आपको ये हो गया। फिर इस क्षेत्र में जब जाएंगे आप तो यहाँ पंपास का क्षेत्र आपको मिलेगा। तो पैटागोनिया का पठार कैसा एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह पर्वत पदी पठार के एग्जाम्पल है। जैसे नॉर्थ अमेरिका को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक पठार का एग्जाम्पल आएगा पिडमॉन्ट पठार, जो पूर्व में ही ऐसे स्थित है। किसके सीमा में, जो यहाँ अप्लेशियन पर्वत पाया जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में अप्लेशियन पर्वत के जो पदी क्षेत्र में पठार अवस्थित है उसका पिडमॉन्ट पठार के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से एंडीज पर्वत के पदी क्षेत्र में अवस्थित पठार को पैटागोनिया का पठार कहते हैं। और यह क्षेत्र आपको भेड़ पालन के लिए दिखाई देगा। और साथ ही यहाँ ऊन की कृषि भी होगी, क्योंकि भेड़ पालन होगा तो ऊन की खेती होगी, ऊन आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे जैसे इसके दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में एक यहाँ भाग है। जैसे ही देखिए ये फ्योर्ड तट हो गया था आपका चिली में। जैसे ही आप पैटागोनिया के दक्षिण में जाएंगे तो आपको मैगलन जलसंधि मिलेगी। और मैगलन जलसंधि हम लोगों ने बात कर चुके हैं, किसको, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जबकि अर्जेंटीना और चिली के जो मुख्य भूभाग है उसको जो टीरा डिल फोगो है उससे अलग करती है। तो इसका जो टीरा डिल फोगो प्लेस है, तो इस क्षेत्र में अवस्थित उसीवा, आप जिसको ध्यान से रखेंगे, उसियो या उसीवा जो प्लेस है, यह सबसे दक्षिणतम आवासीय क्षेत्र है। इससे दक्षिण में, इससे 60 डिग्री से यहाँ से नीचे आपको जीवन यहाँ आपको फिर नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे जो दक्षिणतम प्लेस है वो कौन सा है, यही स्थान माना जाता है। तो उसीवा या सबसे दक्षिण में ही अगर मानो कि कहीं भी आपको बस्ती मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, उसीवो में। और जबकि अगर शहर पूछे कि सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है, तो टेला डिल फ्यूगो क्या है, सबसे दक्षिणतम सिटी या शहर है। और अगर आवासीय स्थान पूछा जाए तो उसियो सबसे दक्षिणतम स्थान है। साथ ही आप देख सकते हैं जबकि दक्षिण अमेरिका, पूरे दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणतम जो भूभाग है उसे केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो इस केप हॉर्न को भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से केप हॉर्न से ही क्या करेंगे, हम लोग कल पंपास क्षेत्र में जाएंगे। केप हॉर्न से पैटागोनिया से पंपास के क्षेत्र जाएंगे। पंपास से हम लोग यहाँ ग्रांड चाको का मैदान पढ़ेंगे। फिर साथ ही यहाँ हम लोग ग्रांड चाको के बाद यहाँ ब्राज़ीलियन हाईलैंड पढ़ेंगे। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस क्षेत्र का गुयाना की जो उच्च भूमि है, तो गुयाना की उच्च भूमि को देखेंगे। फिर साथ ही यहाँ मैगडलिना जो नदी है, मैगडलिना देखेंगे। फिर साथ ही ओरिनिको नदी देखेंगे। फिर अमेजन बेसिन देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो मडिरा है, तो उस मडिरा नदी के बारे में देखेंगे। यहाँ अवस्थित मानोस बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में जो सैन फ्रायो जो नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ यूरुग्वे और जो पराग्वे जो रियो डी ला प्लाटा में गिरने वाली नदी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर निग्रो के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियाँ कि सेल्वा वनस्पति कहाँ है, पंपास घास के मैदान में कौन सी खासियत है, गेहूं की खेती कहाँ जाएगी, इन सब बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये आपको कहाँ रुकना है, केप ऑफ हॉर्न में नहीं जाना है। कहाँ, केप ऑफ हॉर्न में नहीं रुकना है, बल्कि आपको टेरा डिल फ्यूगो के पास रुकना है। उसीवा के बारे में थोड़ा सोचना है। और टेरा डिल फ्यूगो में कल हम लोग मिलेंगे और टेरा डिल फ्यूगो से यहाँ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग।